दाग तो बहुत गहरा इनके ऊपर लग गया है, जो साफ होने वाला नहीं है, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अगर इनके जवाब से सीजीआई संतुष्ट नहीं होते तो इनसे दो ही ऑफर किया जा सकता है। एक ऑफर कि आप इस्तीफा दे दो, और दूसरा ऑफर यह है कि वो राष्ट्रपति के पास जो है महाभियोग की सिफारिश भेज दें। जलते हुए नोटों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि करेंसी जलाना अगर लापरवाही के बजाय कोई जानबूझ से जलाता है तो ये अपराध है। तो और ना उसको सील किया गया। फिर जो है अगले दिन सब साफ सफाई हो गई। किसने सफाई की ये भी जो है वो क्या कहते हैं अज्ञात है। 3 जजों की कमेटी है, जिसमें 2 चीफ जस्टिस एक महिला जज हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर इस अग्निकांड में जो पैसा है उसके लिए दोषी ठहराया है यशवंत वर्मा को। आज 2 महत्वपूर्ण खबर। पहला, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई आतंकवादी ठिकानों पर भारत के तीनों विंग, सेना के तीनों विंग का हमला। अजहर मसूद के परिवार के कई लोग मारे गए हैं, साथ साथ कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। तकरीबन 10 ऐसी रिपोर्ट आ रही है आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी खबर, कैश एट होम, बर्निंग कैश एट होम, जस्टिस यशवंत वर्मा। कई एपिसोड हमने बनाए हैं इस पर, और जैसे ही मामला सामने आया, सीबीआई ने जैसे वो सार्वजनिक किया उनके वीडियोज और फोटोग्राफ्स, तुरंत कार्रवाई हुई और उनका तबादला उनके पेरेंट जो स्टेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। उनके ऊपर एक जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके हिसाब से जो खबर आ रही है कि उन पर कार्रवाई होगी। ये 2 ऑप्शन दिए गए, या तो इस्तीफा दें या फिर महाभियोग चलाया जाए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, परसों तक का यानी कि 9 मई तक का समय नहीं देते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाने का रिकमेंडेशन होगा। और ये शायद मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा। चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट भी हैं और इलाहाबाद में ही रहते हैं। तो इनके पास तो वकील भी हैं, इसलिए ज्यादा पुख्ता खबर इनके पास और विश्लेषण होता है। सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास। स्वागत है सर जी। नमस्ते जी सर। देखिए सर, आज तड़के भारत की सेनाओं ने 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसकी रिपोर्ट जो है तैयार रही। जी। लेकिन उस रिपोर्ट के पहले से यशवंत वर्मा की रिपोर्ट भी तैयार रही है, और बार एंड बेंच ने, सारे मीडिया में बार एंड बेंच ने इस खबर को ब्रेक किया है कि उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कि जो 3 जजों की कमेटी है, जिसमें 2 चीफ जस्टिस एक महिला जज हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर इस अग्निकांड में जो पैसा है उसके लिए दोषी ठहराया है यशवंत वर्मा को। तो अब यशवंत वर्मा से प्रक्रियात्मक रूप से उनसे जो है वो चीफ जस्टिस ने जवाब मांगा। ये सब बार एंड बेंच की ब्रेक की हुई रिपोर्ट है। हम लोग, मेरी कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है। इस सूत्रों के हवाले से बार एंड बेंच ने ब्लैक एंड व्हाइट में अपने वेबसाइट पर इसको रिवील किया है, और 9 तारीख तक संभवतः उनसे जवाब मांगा गया है, क्योंकि 13 तारीख को आखिरी वर्किंग डे है चीफ जस्टिस का। 14 से दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो अब ये देखिए क्या जवाब देते हैं। अब सब अभी सूत्रों के हवाले से अभी कुछ क्लियर नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि नोट जली करोड़ों में थी कि लाखों में थी, ये सोच का विषय है। और तमाम प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां भी हुई जज साहब के यहाँ होने के नाते, या राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में है और पुलिस जिस राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत है उसके जो है उहापोह के कारण, या आगे पीछे होने के कारण। इसमें यह भी है कि साहब कई तो वीडियो नष्ट कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो है जलते हुए नोटों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि करेंसी जलाना अगर लापरवाही के बजाय कोई जानबूझ से जलाता है तो ये अपराध है। तो और ना उसको सील किया गया। फिर जो है अगले दिन सब साफ सफाई हो गई। किसने सफाई की ये भी जो है वो क्या कहते हैं अज्ञात है।
बाकी जली हुई नोट जो जली बची हुई थी और जो और नोट बची हुई थी वो कहाँ गई, ये भी जो है क्या कहते हैं रहस्य शोध के का घेरे विषय। में है। ये तो जब ये रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होगी, जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने बाकी बहुत चीजों को सार्वजनिक कर दिया है, तो 9 तारीख के बाद हो सकता है 13 के पहले, 9 से 13 के बाद इनकी सफाई आने के बाद ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो जाए। लेट अस होप फॉर, हमें इसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीजीआई अपने ऊपर तोहमत क्यों लें, क्यों जो है वो दरी के नीचे दबाने का आरोप जो है सीजीआई झेले, किस लिए? जी जी जी। तो उसके ऊपर भी हाथ उंगली उठेगी। तो जिस तरह की पारदर्शिता चल रही है उसमें ये सामने आ जाएगा। अब इनके सामने दो विकल्प, अगर इनके जवाब से सीजीआई संतुष्ट नहीं होते तो इनसे दो ही ऑफर किया जा सकता है। एक ऑफर कि आप इस्तीफा दे दो, और दूसरा ऑफर यह है कि वो राष्ट्रपति के पास जो है महाभियोग की सिफारिश भेज दें। आपने जो कहा कि ये शायद पहली बार है, ऐसा पहली बार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आपके क्या कहते हैं श्री नारायण शुक्ला जज थे, जो जिनका जो है आपके क्या कहते हैं प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में नाम आया था, उनके ऊपर भी महाभियोग की सिफारिश तत्कालीन चीफ जस्टिस ने की थी गोगोई साहब ने, लेकिन वो उसको जो है वो रिजाइन क्या दे कहते हैं दिया। कर दिया सत्तारूढ़ दल ने। ये इसी पार्टी की सरकार के समय था, और श्री नारायण शुक्ला अंतिम दिन तक तनख्वाह लेते रहे। सौमित्र सेन थे, उनके खिलाफ थी शिकायत, लेकिन उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। उस वो जो उसमें बालाकृष्ण साहब की वो चीफ जस्टिस, और रामास्वामी से शुरू है, कई लोगों का नाम है, लेकिन आज तक कभी भी महाभियोग का प्रस्ताव पास होने की नौबत नहीं आई। या तो प्रस्ताव गिर गया या टेंटेड जज ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, आपके जो निर्मल यादव, जस्टिस निर्मल यादव का मामला था कि निर्मल कौर के यहाँ 15 लाख पहुंच गया, एफआईआर हो गई। वो जो जांच तब तक चलती रही, सुनवाई तब तक चलती रही जब तक निर्मल यादव जज बनी रही। उनको ट्रांसफर कर दिया गया, और आप ही कह रहे हैं या सभी लोग कहते हैं, जितने न्यायविद भी कहते हैं कि ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। इस जी अवधारणा में, और अंत में वो जो है तारीख पे तारीख के बाद 17 साल बाद छूट भी गई। उनको उनके ऊपर भी कोई महाअभियोग नहीं हुआ कि भाई ये पैसा जो है रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो इस पैसे के आधार पर महाअभियोग चले। उनको भी कहा जाता है कि वो एक हरियाणा के बहुत ही जो है क्या कहते हैं प्रभावशाली परिवार से जो है निर्मल यादव जो है आती। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग है, और महाअभियोग बहुत कठिन है। फिर वो सरकार, उसमें जो सत्तारूढ़ दल है वो शामिल होगा कि नहीं, क्योंकि भाई उसका बहुमत है राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो बहुमत के आधार पर भी ये जो है जब तक सत्तारूढ़ दल शामिल नहीं होगा तब तक जो है ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। अधिकतम हो सकता है कि इनसे सब कार्य ले लिया जाए, अगर ये महाभियोग भी नहीं होता और इस्तीफा भी नहीं देते तो सब कार्य ले लिया जाए और ये अंतिम दिन तक जज रह के जाए, दस्तखत करें, तनख्वाह लें, चले आए घर। ये स्थिति हो सकती है। लेकिन जी जिस तरह इन्होंने अपने को बेदाग कहा था कि मैं नहीं जानता नोट कहाँ से आया, नोट कैसे आया, कैसे जला, क्या हुआ, मैं तो था भी नहीं, ये सब देखते हुए मतलब जो आपका क्या कहते हैं दाग तो बहुत गहरा इनके ऊपर लग गया है, जो साफ होने वाला नहीं है, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, जिसको कोई जो है क्या कहते हैं मिटा नहीं सकता। तो अब सवाल इस बात का है कि ये जो विवाद हुआ है ये तो बिल्कुल जो है, और इसके बाद जो जुडिशरी में जिस तरह का सफाई और पारदर्शिता अभियान चल रहा है, इसे बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। और इसी बहाने सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर कह रहा हूं कि अनुच्छेद 142 के तहत तमाम दिशा निर्देश दे के उसको पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, कि इसके आधार पर जो है आपका न्यायिक सुधार होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, और लोगों को जुडिशरी पर विश्वास लोगों का बना रहे। क्योंकि यही एक संस्था है जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है। क्योंकि लोगों को विश्वास है कि अगर हमें जो है प्रशासन से, विधायिका से, कार्यपालिका से अन्याय हुआ तो हम जो है उसकी जुडिशरी की सेवा में, शरण में जा सकते हैं, जुडिशरी से हमको न्याय मिलेगा। आप देखिए एक बात और, ईडी
जो लगातार जो है पॉलिटिकल लीडर्स पर और जो है सब शक के आधार पर उसके आधार पर कार्रवाई कर रही थी। इस समय लगातार सुप्रीम कोर्ट से साल 1.5 साल से करीब 1.5 साल से समझ लीजिए, 1.25 2 साल से लगातार इस तरह की जजमेंट ईडी पर आ रहे हैं, जिससे ईडी के अधिकारों पर लगातार कटौती हो रही है। और डांट भी पड़ रही है। यहाँ तक आ गया कि ईडी जो है वो, और विजय मदन लाल चौधरी में जो ईडी की हुई थी उस पर सुनवाई भी होने वाली है। नई बेंच गठित हो गई है क्योंकि एक जज उसमें से रिटायर हो गए। अब सुनवाई में क्या होगा, क्योंकि विजय मदन लाल चौधरी वाला भी जो जजमेंट है वो काफी विवादास्पद है, तो उस पर फिर से सुनवाई होने वाली है। देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपके पास कोई सबूत नहीं रहता, आप जबरदस्ती जो है लोगों को टांग देते हैं। आज ही जो है ईडी का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि आपने मान लिया कि सीजर में, छापे में आपने मान ली 100 दस्तावेज बरामद किए, आपके काम के 30 हैं तो आप 30 का इस्तेमाल करते हैं, 70 का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो सीजर में आपने बरामद किया है वो 70 भी अगर अभियुक्त आपसे मांगे आरोपी, तो आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 70 में इस तरह के कागज हों जो क्या कहते हैं उसको निर्दोष साबित करते हैं। तो आपने टेंटेड साबित, तो कहने का मतलब है कि लगातार उनके अधिकारों पर कटौती उसी तरह हो रही है जैसे इमरजेंसी में जब मीसा लगा था, तो शुरू में मीसा में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारणा दिया कि अगर जो लीडरशिप है उसके खिलाफ व्यक्तिगत कोई आरोप लगाता है तो वो राष्ट्र के खिलाफ आरोप नहीं माना जाए, वो देशद्रोह नहीं माना जाए। व्यक्तिगत आरोप व्यक्तिगत है, पार्टी पर आरोप पार्टी पर है, वो जो है राष्ट्र के खिलाफ अगर वो कार्रवाई काम नहीं माना जाएगा। नहीं तो दरोगाओं ने क्या, एक कॉपी पेस्ट हो गया था कि ये पेड़ के नीचे खड़े होकर जो है क्या कहते हैं भाषण दे के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, या ये कह रहे थे या वो कह रहे थे, तो उनका कि ये राष्ट्रद्रोह नहीं। तो ये फिर धीरे धीरे आया और धीरे धीरे उसमें जमानतें होने लगी। तो इमरजेंसी के पहले ये सब चीजें भी हुई हैं, तमाम लोगों की जमानत भी हुई है। उसी तरह जो ईडी का शुरू में दुरुपयोग हो रहा था, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का भी माइंडसेट चेंज होते होते आज जो है ईडी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया और लगता जा रहा है। और विजय मदन लाल चौधरी में देखिए क्या कोर्ट निर्णय देता है। हालांकि वो जस्टिस सूर्यकांत जी की अध्यक्षता में है, सूर्यकांत जी राष्ट्रवादी जज माने जाते हैं। हालांकि एक मामले के बाद जो है वो एक गवाही के बाद वही चीफ जस्टिस, गवाही के बाद वही चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 7 महीने बाद। तो अब उसमें सुनवाई संभवतः 14 मई की है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि यशवंत वर्मा जी एक प्रकार से जो सूत्रों के हवाले से खबर, अगर ये सच है जिस पर बार एंड बेंच ने ब्रेक की है, तो अब ये ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया है। अब जो है इनको दोबारा जो है क्या कहते हैं वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठना मुझे नहीं लगता कि संभव है। अभी तक इस तरह के मामले में जो है वो रामास्वामी को छोड़ करके बाकी लोग कुर्सी पर नहीं बैठे, बाकी लोगों को या तो पैदल कर दिया गया या वो छोड़ के खुद ही हट गए। अब ये छोड़ के हटते हैं या पैदल रहते हैं, ये आने वाले समय में सर पता चलेगा। जी नहीं तो आखिर जस्टिस चीफ जस्टिस जो है अपने रिटायरमेंट से पहले एक मोरल पैरामीटर सेट करना चाह रहे हैं, इससे ये लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं न्यायपालिका के जजमेंट में। बहुत सारे जजमेंट हमने देखे हैं, चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे WS हो, तमाम। तो अब ये एकदम ऐसा लग रहा है कि एक नैतिक पैरामीटर सेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो बात ही है, क्योंकि लगातार जो इनका आचरण आ रहा है वो वही है। और सबसे बड़ा, मैंने कल भी आपके इस मंच पर कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये जो आपके CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में जो इन्होंने तटस्थता का रुख रखा कि आप दोनों लोग पहले आपस में तय कर लीजिए और किसी एक के नाम पर सहमति हो जाएगी तो फिर मैं फिर अपनी राय व्यक्त करूंगा। मैं इसमें किसी के पक्ष में राय दे करके किसी का पक्षधर नहीं बनना चाहता। ये भी उस पैरामीटर में आता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं, अब तक क्या होता था कि जो सरकार की ओर से आता था नाम, उस पर चीफ जस्टिस सहमति जता देते थे, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पमत में होते हुए वो इरेलीवेंट हो जाते थे कि उन्होंने एक नोट ऑफ डिसेंट उसमें दर्ज करवाया, बस। तो उससे क्या होता है नोट ऑफ डिसेंट दर्ज करने से? आप मान लीजिए आम लोगों के उसमें कि आपकी सहमति नहीं थी, लेकिन नियुक्ति तो हो गई ना, और अगला तो जो है क्या कहते हैं सरकार का भोंपू बन गया।
तो इसलिए जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी सेट किया है और आने वाले लोगों के लिए नजीर बनाई है कि भाई आप दो पॉलिटिकल लोगों के जो है क्या कहते हैं आपस में हम बड़े की तुम बड़े की लड़ाई में, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हम जुडिशरी के लोग क्यों फंसे। आप लोग पहले आपस में तय करो, फिर हम उसमें सहमत या असहमत का जो भी होगा वो हम करेंगे। तो इसलिए जो है ये चीफ जस्टिस ने ये एक लाइन ले करके कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा जो है जुडिशरी के लिए खींची है कि जुडिशरी बिना किसी का पक्ष लिए किस तरह निष्पक्ष रह सकती है। ये सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में ये बात सामने आ गई। और दूसरी, अब तक जो भी गोपनीयता, प्रॉपर्टी, संपत्ति की घोषणा इस सबको लेकर के चल रही थी वो अब इस समय से सार्वजनिक हो गई है। फिलहाल तो अब तो आ 21 गया, लोगों का है। वेबसाइट पे आ गया है, जी वेबसाइट पे आ गया है, वेबसाइट पे आ गया है। हाँ, क्या? वही संपत्ति वाला मामला, हाँ हाँ, संपत्ति वो 21 लोगों का तो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और उनके नाम के सामने जिन्होंने नहीं अभी तक दिया है उनके नाम के सामने जो है व्यू नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो ब्लैंक है। इसका मतलब कि उन्होंने अभी तक संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। रात इकट्ठा तक कर तो रहे यही होंगे। स्थिति है। आज सवेरे कुछ और हुआ हो तो हम नहीं जानते, क्योंकि आज हमने नहीं देखा। अच्छा सर, एक याचिका जो थी वो एफआईआर करने से संबंधित थी, तो शायद वो खारिज हो गई, तो इसका जी मतलब एफआईआर नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये जवाब देंगे, जवाब देने के बाद वो चीफ जस्टिस एफआईआर का भी आदेश कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो आपका ये इंटरनल इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी के इंटरनल महत्व है। ये जो है मतलब इसके आधार पर जो है वो तो फिर एफआईआर होगी, उसकी जांच होगी। जैसे निर्मल यादव के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। इंटरनल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि ये पैसा निर्मल यादव के लिए ही था। एफआईआर हुई, एफआईआर में जांच होने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस तरह प्रक्रियात्मक होती है कि कभी किसी प्रक्रिया को लेके, कभी किसी प्रक्रिया को लेके वो कोर्ट चले गए तो वो कोर्ट चले गए, होते होते 17 साल लग गया। वो प्रक्रियात्मक रूप से एफआईआर तो जो है, अगर मुकदमा चलेगा तो एफआईआर तो करानी ही पड़ेगी आपको। साथ में होगा कि आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए या आप बने रहिए पद पर। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस्तीफा दे के अलग होते हैं कि बने रहते हैं। अगर यहाँ तो ये है ना कि तमाशा घुस के देखेंगे वाला जो है लोगों का एटीट्यूड हो गया है। और अब तो टेंटेड लोगों के साथ भी जो है क्या कहते हैं 10 लोग खड़े होने वाले मिल जा रहे हैं। पहले जो टेंटेड हो जाता था लोग शर्म के मारे खड़े नहीं होते थे उसके साथ। तो ये स्थिति है सर। इस्तीफा देने के बाद भी एफआईआर हो सकता है, ये जानना चाह रहे हाँ नहीं, कानून क्या हाँ कहता एफआईआर तो इस्तीफा दें या ना दें, है? हाँ, एफआईआर तो होगा ही। इस्तीफा दें या ना दें, वो तो एफआईआर तो होगा। उसके आधार पर कार्रवाई जांच के नाम पर या उसके नाम पे भले तब तक एजेंसियां चलाती रहें जब तक कि वो रिटायरमेंट ना हो जाए उनका, जैसा कि निर्मल यादव में हुआ था। एफआईआर हो गई लेकिन अब जांच अंतिम दिन तक चलती रह गई, जिस दिन तक वो रिटायर नहीं हुई। जब जांच वो रिटायर हो गई तब वो चार्जशीट दाखिल हुई जांच की। क्योंकि पहले दाखिल होती तो पहले ही होता कि जज निर्मल यादव हाजिर हो, तो उनको पहले जाके जो है अपने से जूनियर अफसर के यहाँ जो मतलब उसके यहाँ जाके हाजिर होना पड़ता उसकी कोर्ट में। बाद में हाजिर होने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि ये एफआईआर तब भी हो सकती है। एफआईआर तो होगी अगर ये रिपोर्ट सही है बार एंड बेंच की कि टेंटेड हैं। तो जवाब मांगने के बाद अगर अगली कार्रवाई हो रही है तो चाहे इस्तीफा मांगा जाए चाहे जो मांगा जाए, एफआईआर का भी आदेश साथ साथ होगा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब एफआईआर किन धाराओं में दर्ज होगी, क्या होगी, ये सब जब होगा सर तभी सामने आएगा। अभी जो है इसके बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी हो, क्योंकि बहुत एक हाई सवाल और प्रोफाइल सर। लोगों का मामला है। तमाम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तमाम जो है जातिगत समीकरण इन्वॉल्व है। इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कदम ख बराबर ग या घ होगा, ये देखने की बात होगी। एक सवाल और, जी जब इलाहाबाद गए थे जस्टिस वर्मा तो वहां वकीलों का प्रोटेस्ट हुआ। अभी वहां बार में क्या सिचुएशन है, इस पे क्या कुछ आपको खबर मिली है? लोग कैसे देखिए, रिस्पॉन्ड कर बार ने घोषणा कर रखी है कि हम इनको एक दिन भी कोर्ट में बैठे हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। कोर्ट
के काम को साइन डाई कर देंगे वकालत के नजरिए से। तो अभी ये कोर्ट हुआ में कि नहीं ये बैठे भाई थे। जब हाँ, तो ये कोर्ट में नहीं बैठे, इनका और शपथ भी इनकी जो है क्या कहते हैं गोपनीय ढंग से दिलाई गई। जो चीफ जस्टिस के चैम्बर में सार्वजनिक रूप से शपथ होती है वो शपथ नहीं हुई। और जो अच्छा। जानकारी यहाँ थी उसके बाद ये था कि मैक्सिमम समय उसके बाद ये दिल्ली में ही रहे, इलाहाबाद में नहीं रहे आप। अब लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली में है, अपना मैनेज कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट आ रही है क्या नहीं आ रही है, सही क्या है मैं नहीं जानता। जो चर्चा का विषय है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ लोगों ने कहा कि बैठ नहीं रहे। मैंने अच्छा। अपने चैम्बर में तो बैठ ही सकते हैं, उसके में तो मनाही है नहीं। जुडिशियल काम नहीं लिया जाएगा, इसका आदेश है तो उसका पालन हो रहा है। वो जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जुडिशियल काम लिया जाए तभी जुडिशियल काम लिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहे तब तक तो जुडिशियल काम जो है इनसे न लिया जाए, कही दिया है आपको। तो इसलिए अब ये जो अगर यहाँ जुडिशियल काम लिया जाएगा अगर बिना सुप्रीम कोर्ट के कहे तो ये इसको तो सुप्रीम कोर्ट के उससे विद्रोह माना जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। जी 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 जी। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए, और जल्दी मिलते हैं फिर नए किसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, थैंक यू सर। सर।